गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पीछे वाले वीडियो में जो अभी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला वीडियो कल आपके ग्रुप पे था, आपने उसमें देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, उद्योगों का विकास क्या है, कैसे होता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इंडियन इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हुए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकमचंद, जिन्होंने स्टार्टिंग की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई उस समय भारत जो है कॉलोनियल पीरियड में था। अब हम समझेंगे कि कॉलोनियल पीरियड क्या है। कॉलोनियल पीरियड होता है जिस समय पे भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिस समय पे भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का। दैट इज़ द टाइम ऑफ colonial period, that time called colonial period। उस समय पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हुई, उस समय पे द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकमचंद, टाटास, ये जो हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की। जैसा कि आपने देखा कि ब्रिटेन में जब सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो रफ़ वूल वहाँ पर यूज़ की जाती थी। बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडियन जो कॉटन थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या ब्रिटेन में जो भी कॉटन यूज़ होता था उसे कॉसर कॉटन कहते थे। कॉसर कॉटन मतलब होता है बिल्कुल रफ़ कॉटन, और जो इंडिया का कॉटन था वो बेस्ट कॉटन माना जाता था। तो इंडियन कॉटन की डिमांड पूरे यूरोप में बहुत ही लार्ज स्केल पर हुई। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जिस समय पे कॉलोनियल्स के अंडर थे, भारत में जो जितने रिसोर्सेज थे सारे अंग्रेज़ों के द्वारा यूज़ किए जाते थे, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा बेस्ट कॉटन था, हमारा जो बेस्ट कॉटन था यहाँ का, वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा यूज़ किया जाता था और लेस उसकी कॉस्ट रखी जाती थी। यहाँ से कम कॉस्ट में ख़रीदा जाता था और बाहर ज़्यादा कॉस्ट में उसे सेल किया जाता था। हम इसे स्मॉल एरियाज़ में समझेंगे, एकदम से हम पूरा कंटेंट क्लियर नहीं कर सकते। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जॉबर्स और गुमास्तास, दो तरह के लोगों को हायर किया, जॉबर्स एंड गुमास्तास। अब हम जॉबर्स में देखेंगे कि जॉबर्स क्या थे। जॉबर्स एक ऐसा ओल्ड ट्रस्टेड व्यक्ति होता था। जॉबर्स कौन होता था? एन ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर, जो गांव से वर्कर्स को लेकर आता था, गांव से वर्कर्स को इकट्ठा करता था, सिटी में उनके रहने की अरेंजमेंट करता था। जॉबर्स कौन होते थे? जॉबर्स को एन ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर, एक पुराना विश्वसनीय व्यक्ति जो विलेज से लोगों को इकट्ठा करता था काम करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में, और उनके रहने की व्यवस्था करता था शहरों में, ताकि बहुत आसानी से लेबर जो है वो मिल सके। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई, लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे और धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका विकास होने लगा। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने गुमास्तास को हायर किया। अब जॉबर्स थे ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर, और गुमास्तास कौन थे? एक पेड सर्वेंट, जिसको पे कौन देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है जो पे देगा उसके ही पक्ष में सारे गुमास्तास बोलते थे। लेकिन गुमास्तास का काम क्या था? गुमास्तास का काम था कि कपड़े की क्वालिटी को चेक करना और सुपरवाइज करना। तो गुमास्तास का वन वर्ड में हम कहेंगे पेड सर्वेंट फॉर सुपरविज़न ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। गुमास्तास कौन होते हैं? एक पेड सर्वेंट जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी पे की जाती थी और जिसका काम था सुपरवाइज करना क्लोथ्स को और उसकी क्वालिटी को। तो जॉबर्स और गुमास्तास जो हैं इसमें मेन रोल प्ले करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ने लगी तो गुमास्तास जो हैं उनका बिहेवियर बड़ा ही एरोगेंट हो गया, क्योंकि पहले जो व्यक्ति होते थे वो सबको जानते थे, विलेज से लेके आता थे, जॉबर्स जो हैं उनको इकट्ठा करके लेके आते थे, तो धीरे धीरे वो जानते थे एक दूसरे को। लेकिन अब गुमास्तास जो हैं वो मीडियोकर्स थे, वो ना तो एरिया वाइज लोगों को जानते थे, विलेजर्स को, पीजेंट्स को, उनके साथ कोई दोस्ती नहीं थी। क्योंकि वो एक पेड सर्वेंट थे तो उनका ज़्यादा जो लॉयल्टी बनती थी अपनी गवर्नमेंट के प्रति बनती थी, जहाँ से उन्हें पे मिलती थी। तो लोगों के साथ जो उनका बिहेवियर था वो बड़ा ही रूड बिहेवियर था। तो उस रूड बिहेवियर के कारण गुमास्तास जो हैं वो लोगों में ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए। जिस तरह से हमने देखा वो बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करते थे।
तो वर्कर्स की स्थिति, जैसे कि हमने ब्रिटेन के वर्कर्स की स्थिति देखी, सेम सिचुएशन में इंडियन वर्कर्स की स्थिति थी। ब्रिटेन में जो वर्कर्स थे वो अंडर कॉलोनियल पीरियड में नहीं थे, उनके ऊपर कोई उन्हें गुलाम नहीं बना सकता था। लेकिन इंडिया में क्या था, जिस समय पे कॉलोनियल पीरियड था उसी समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का उदय हुआ। अब जो लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, तो उनकी स्थिति और ज़्यादा वर्स थी। वर्स मतलब होता है बहुत बुरी। जो विलेजर्स थे वो गांव से शहरों की तरफ आ जाते थे। अब उनकी जो मात्रा थी, जो क्वांटिटी होती थी, ज़रूरत से ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। अबेंडेंस ऑफ वर्कर्स, अबेंडेंस मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर्स थे। अब जितनी अब रिक्वायरमेंट 10 की है और वर्कर वहाँ पर 100 हैं, तो जो बाकी के 90 बचते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, कहीं भी सो जाना, कहीं भी बैठ जाना, बिल्कुल उनकी स्थिति बिल्कुल वर्स थी। तो इसमें इस चैप्टर में हमारे पास लाइफ ऑफ वर्कर्स एंड लाइफ ऑफ वीवर्स और वर्कर्स की लाइफ में सिमिलैरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था। बस इतना अंतर था कि जो इंडियन जो वर्कर्स थे वो कॉलोनियलिज्म के अंडर आते थे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि भारत में उदय हुआ, क्योंकि भारत में फाइन कॉटन मिलती थी, भारत में कॉटन बिल्कुल फाइन मिलती थी। उस कॉटन का यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो बच्चों आज मैंने अभी आपको जो इस कंटेंट में बताया है, एक बहुत ही शॉर्ट कंटेंट में बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज़, उसमें जॉबर्स का रोल, गोमास्ताज का रोल और वर्कर्स की कंडीशन। जॉबर्स कौन है, गोमास्ताज कौन है। अब आप वन वर्ड में अपने पास लिखेंगे जॉबर्स की डेफिनेशन, गोमास्ताज की डेफिनेशन एंड लाइफ ऑफ वर्कर। इसको आप 4 to 5 लाइन्स में कवर अप करेंगे, क्योंकि लाइफ ऑफ वर्कर मैंने लास्ट कंटेंट में आपको बताया था। इसका जो हमारा लास्ट कंटेंट है वो बनेगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके बेटा, अपना काम करते रहें, अपनी नोटबुक्स को अपनी टीचर्स तक भेजते रहें, ताकि इजीली हम लोग, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो यू कैन कॉल ऑन माय नंबर, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। ओके बेटा, बाय।